हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज सवेरे एक मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया आपको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे केस की सुनवाई है वो लगभग तय मानी जा रही है टेंटेटिवली 9 जनवरी को 2023 को। अब क्योंकि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो उसका कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है, एक प्रकार की फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में ओआरओपी को रोकने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन हमें लगता है कि मोदी जी की चाल के सामने ये सब फेल हो चुके हैं। हम ज़्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम सब समझते हैं और दूसरे एक्स सर्विसमैन भी समझते हैं, और जो कुछ लोगों ने एक्स सर्विसमैन का ठेका ले रखा है वो शायद ये समझ लें कि तुम्हारे पीछे ये एक्स सर्विसमैन नहीं है। अब मैं मेरे सवेरे का जो वीडियो था उस पर कई प्रकार के कमेंट्स आए और ख़ास करके जो पीएमआर केसेज वाले हैं उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं आपको जो 1954 के आर्मी रूल्स हैं और जहाँ ये चीज़ वर्णित की गई है वही आपको दिखा दूँ और बता दूँ, क्योंकि आप शायद पता नहीं लगा रहे हो कि 13(3) तो सब में आता है, आगे 1 और 3 जो कुछ भी लगा है वो भी लगा हुआ है, आगे कन्फ्यूजन हो जाता है अब क्या करें और क्या नहीं करें। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, जिनको ओआरओपी 1 मिल चुकी है उन सबको ओआरओपी 2 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ 1/7/2014 तक जो लोग रिटायर्ड आ चुके हैं, पेंशन आ चुके हैं, उन पर पीएमआर का नियम लागू नहीं होता, चाहे वो प्री मैच्योर आए हों, उनको ओआरओपी 2 मिलेगी। अब ये लागू किस पर होता है? 2/7/2014 से लेकर के 30/6/2019 तक वालों पर लागू होता है। अब जो पीएमआर केसेज हैं वो केवल 5 से 6% होते हैं। हर साल 60,000 लोग पेंशन आते हैं, उनमें से 5% यानी 3,000 के आसपास जो है पीएमआर वाले होते हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं और अपनी समस्याओं के आधार पर वो नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। और कई तो मैंने ऐसे देखा है जो 20-20 साल में नौकरी छोड़ करके आए हुए हैं अपनी समस्याओं के कारण। उनके केसेज हैं, जेन्युइन केसेज हैं, आप ये नहीं कह सकते छोड़ के चले गए या कैसे आ गए, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए वो शायद है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो देखा होगा कि यहाँ से नौकरी से डिस्चार्ज लेकर के और सिविल में अच्छे एम्प्लॉयमेंट के चांसेज हैं, वो भी आए हुए होंगे। अब हम भी बताना चाहेंगे कि मैंने ये नियम कुछ यहाँ लिए हैं और उनमें से 2 ही चीज़ को मैंने लिया है। एक तो कैटेगरी कौन कौन सी हैं और ग्राउंड्स ऑफ डिस्चार्ज क्या क्या हैं, और इनके आधार पर आपका डिसाइड होगा कि आप ओन रिक्वेस्ट पे आए हो या नहीं आए हो। उसके साथ में और भी कुछ कॉलम्स थे कि इसको सैंक्शन कौन करेगा या क्या तरीका होगा, तो वो मैंने नहीं लिया यहाँ पर, बस मैंने यही लिया है 1954 से। तो एक रूल जो दे रखा है 1916B, वो तो केवल ऑफिसर्स के लिए है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो पीएमआर केस जो नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं, यहाँ मैंने मेरे नीचे बिल्कुल लिखा रखा है पीएमआर केस और रेड इंक में लिखा हुआ है 13(3)(1) आइटम 1B, 13(3)(2) आइटम 1B, 13(3) थर्ड एंड फोर्थ। ये 3 ही केस ऐसे हैं जो ऑन रिक्वेस्ट पे हैं। अब आप देखिए जेसीओज में ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ये 1 2 3 नहीं दे रखा है। इसको आज पहले वाले को पढ़ोगे तो पढ़ोगे 13(3)(1) विदिन ब्रैकेट 1 रोमन में और विदिन ए, ये आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा होगा। इस प्रकार के लोग जहाँ ए लिखा हुआ है वो अपनी पूरी की पूरी सर्विस करके आते हैं। इसी प्रकार वारंट ऑफिसर के साथ भी यही लिखा हुआ है, द सेम लैंग्वेज है, सेम बात है, यानी जहाँ ए लिखा हुआ है इसका मतलब पूरी सर्विस कर करके आ रहे हैं। दूसरे आप चलोगे 13(3)(B, 13(3)(1) ऊपर से आएगा 13(3)(1)(1)B, 13(3)(1)(1)B। इस प्रकार यदि आएगा क्यों ये ऊपर से पढ़ा जाएगा 13(3)(1), ये 1 जो है सबके साथ लगेगा और इसे ब्रैकेट में वो भी सबके साथ लगेगा, जैसे यहाँ लगा है 13(3)(1)(1)B। तो बी जहाँ लगा हुआ है, ये जहाँ भी बी लगा हुआ है वारंट ऑफिसर में या जेसीओ में, वो अपनी ओन रिक्वेस्ट पर आए हुए हैं। केवल उनके साथ में इतना ही लगना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी कोई धारा उनके साथ में मेंशन है तो फिर वो ऑन रिक्वेस्ट से अलग हट गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो
पहले तो आप ये देख लीजिए वारंट ऑफिसर का, और तीसरा पर्सनल एनरोल इन अटेस्टेड अंडर दिस एक्ट। यानी इसमें ऐसा लगता है कि नॉट ओनली जिस पीबीओआर या सिपाही से लेकर के हवलदार तक, इसमें सारे ही लगभग लोग आ जाते हैं। ऊपर ये तो जेसीओआर के लिए, वारंट ऑफिसर्स के लिए है ही, और नीचे वाले भी जो है शायद हो सकता है सब पर ये लागू होते हो। तो इनमें एक ही रूल है जो मैंने रेडिंग में डाल रखा है और लिख भी रखा है, अपनी रिक्वेस्ट पर आए हैं, ये 13(3) और आइटम 4, केवल यही एक रूल है। इसके अलावा या तो पूरी सर्विस करके आए हैं, या मेडिकली अनफिट कर दिया गया है उनको, या इनवैलिडिंग बोर्ड के माध्यम से आए हैं, या और कोई रीजन होगा उनके में जो आर्मी रूल होगा वो अलग होगा, या तो पीएमआर के केसेस दे रखे हैं ये मेंशन हो, इसके साथ और कुछ मेंशन कर दिया हो, इनके साथ और कुछ मेंशन कर दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इस केस से निकल चुके हैं। केवल और केवल ये जो लिखा हुआ है 13(3) फर्स्ट आइटम फर्स्ट बी, इससे आगे कुछ और जोड़ा हुआ है तो आप पीएमआर के केस नहीं हो। 13(3) सेकंड आइटम फर्स्ट बी यहां तक है, आप पीएमआर के केसेज हो। इससे आगे कुछ जुड़ा हुआ है तो आप पीएमआर के केस नहीं हो। आप इनके साथ आप देखोगे कि आपके कहीं कहीं सी जुड़ा हुआ है। सी मतलब जो आपका जो लो मेडिकल कैटेगरी वाले होते हैं, इनवैलिडिंग वाले केस होते हैं, उनका जो डिस्चार्ज है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ करते हैं, शायद ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, मैंने ये रखा हुआ है वहाँ से निकाल करके। अब आप देख सकते हो, यदि आपके पीएमआर केस हो तो केवल उतना ही लिखा होना चाहिए जितना पीएमआर केस में मैंने रेड इंक में लिखा हुआ है, या आपके नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यदि कुछ उसमें और ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड हो रहा है, तो आप पीएमआर के केस नहीं हो। पीएमआर के केस आप तभी तक हो जो यहाँ पर ये धाराएं या इसका रूल्स, ये जो कुछ भी यहाँ पर दे रखा है। अब मैं आगे और नहीं बताना चाहता सबका, क्योंकि सब सारा दे रखा है। देखो ये जेसीओज का पहले में ये हो गया, दूसरे में हो गया, फिर है जेसीओज का 30 पे आया 13 जेसीओज 13(3)(1)(2) हैविंग बीन फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर फर्दर सर्विस। 13(3)(1)(3) एट ऑल अदर क्लासेज ऑफ डिस्चार्ज इनवैलिडिंग केसेज आते हैं इसमें। और सी, ये सी इसलिए लिखा है कि मैंने देखा है लो मेडिकल कैटेगरी वालों में सी भी दे रखा है, इनके साथ में आपको दे रखा है ये थर्ड के साथ में जेसीओज का, जैसे 13(3) फर्स्ट आइटम थर्ड, और बीच में सी भी दे रखा है उनको। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डिस्चार्ज हुआ है वो किसने किया? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किया है। कहीं कमांडिंग ऑफिसर करते हैं, कहीं डिवीजन के जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं वो करते हैं, और कहीं मतलब चीफ ऑफ द रजिस्ट्रार करते हैं। ये इनका अपना रूल है। लेकिन आप तो सिर्फ अपना ये देखिए कि हमारे जो रूल वहाँ दे रखे हैं, और मैंने यहाँ पर ये 1954 लगा रखा है, 13(3) सबके साथ लगा हुआ है जितने भी ये हैं, समझे? तो आप उसमें आते, यदि आप आते हो तो आप पीएमआर के केसेज हो, नहीं तो नहीं आते हो। और जो फर्स्ट ओआरपी जिनको मिल चुकी है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक इसमें हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। सवेरे मेरे को किसी ने लिखा था 13(3) सब कुछ आ रहा था, और आगे फर्स्ट ए कुछ ऐसा लिखा, ए फर्स्ट ए जहाँ भी आएगा वो पूरी सर्विस करके आया हुआ है, समझे? तो ये है सारी की सारी चीज़ें। आप 1954 को और भी ज़्यादा देख सकते हो। जितना मुझे दिखाई दिया मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो पीएमआर केस नीचे लिखे हुए हैं ये रेड इंक में, ये मैंने आपके नोटिफिकेशन से लिए हैं, और इन्हीं के इक्विवेलेंट मैंने 1954 में ले जा करके बताया आपको, ये है। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।